मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां सोमवार को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और उन्होंने यूपी के आगामी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की है। योगी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात के दौरान सरकार बनाने को लेकर भी चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर योगी आदित्यनाथ को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते नजर आए। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम योगी को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए लिखा कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच मुलाकात हुई। दोनों की ये मुलाकात लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई। मुलायम सिंह यादव अखिलेश से मुलाकात करने खुद सपा कार्यालय पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा लड़े, बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव आज सपा दफ्तर पहुंचे थे। बेटे से मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लड़ने को कहा। इस दौरान सहारनपुर देहात से नवनिर्वाचित विधायक आशु मलिक भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके कारण प्रदेश में अभी 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। आपको बता दें कि पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद के भी चुनाव होने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने बाद में विधान परिषद चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है। 9 अप्रैल को दोनों चरण का मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ होगी। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर 15 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। मथुरा में आज रंगभरनी एकादशी मनाई जा रही है। रंगभरनी एकादशी के मौके पर ब्रिज के मंदिरों में होली की धूम मची है। मंदिरों में राधा कृष्ण की होली के पावन रंग बरस रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान बांके बिहारी जी और द्वारिकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। धर्मनगरी वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा में भी जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए जाएंगे। ब्रिज के मंदिरों में भी बसंत पंचमी से ही ठाकुर जी भक्तों संग होली खेलते हैं। 40 दिवसीय फाग महोत्सव में भक्त खेलते हैं होली और अपने आराध्य के साथ होली खेलते नजर आते हैं। ब्रज में 40 दिवसीय होली के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुए होली उत्सव की धूम बरसाना नंदगांव के बाद मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में ठप होली के रूप में दिखाई दे रही है। मंदिर प्रांगण में बड़े ढप को रखकर भगवान को होली के रसियाओं के साथ गुलाल और छोटी छोटी पिचकारियों से रंग लगाया गया। इस दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए ये पल आनंदित और सराबोर कर देने वाला रहा। गोरखपुर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के आलेख पर डॉक्टर अजीज अहमद अकबर ने डॉक्टर इनामुल हक की किताब का विमोचन किया। इस दौरान डॉक्टर अकबर अली ने कहा कि मुस्लिमीन साहब मेरे पड़ोसी में उड़ई के खादिम थे और 18 किताबों के लेखक हैं। इस पुस्तक को पढ़कर लोगों को बहुत तालीम हासिल होगी। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की जान चली गई। सरकारी सुलभ शौचालय में गए युवक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। महुआ में कुएं में गिरकर 8 साल के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को कुएं से निकाला और मामले की जांच में जुट गई है। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इस मौके पर घटनास्थल पर सीओ सिटी कुलदीप सिंह मौजूद रहे।
ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पैसे छीनने के लिए दबंग ने दिन दहाड़े युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया और फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से बदमाशों की सफाई में जुट गई है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बरेली में बिजली के खंभे के पास खड़ा युवक करंट की चपेट में आने से बेहोश हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करते नजर आए। लखनऊ के गलाला घाट क्षेत्र में नदी में तैरता शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर में आपसी कहासुनी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आगरा में पुलिस ने झारखंड की गाड़ी को पकड़कर 28 किलो गांजा, कार, 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद किया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया गांजा उत्तर प्रदेश में खपाया जाना था। बस्ती में कुआनो नदी में 1 दर्जन बच्चों से सवार नाव पलट गई। सूचना के करीब 2 घंटे बाद भी गोताखोर नहीं पहुंचे। डूबे बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्नाव के सदर क्षेत्र में प्रदूषण विभाग में 6 स्लॉटर हाउस और 50 ट्रेनी संचालकों को नोटिस जारी कर ट्रेनरी संचालकों से 15 दिन में जवाब मांगा। आपको बता दें कि टैंकर से लोनी और सिटी ड्रेन में अपशिष्ट गिराने का आरोप है। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव इलाके से पिछले दिनों दुकानों में हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि 50,000 की नकदी के साथ मोबाइल फोन और कई सामान बरामद हुए हैं। पकड़ा गया शातिर चोर राजस्थान का रहने वाला है। 2 अन्य चोर अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। यह अंतर्राज्यीय चोर गिरोह देश के हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य कई प्रदेशों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। कोटद्वार के गाड़ीघाट के झूला पुल पर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तरकाशी में गलदार ने युवक की जान ले ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। इधर एटा के कोतवाली नगर इलाके में 4 महीने के भ्रूण का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आरएलडी ने ट्वीट कर भंग करने की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की आरएलडी ने ट्वीट कर नव निर्वाचित एमएलए की मीटिंग भी बुलाई गई है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की उपस्थिति में दिनांक 21 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोकदल के सभी जो कार्यकर्ता हैं फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। ये आरएलडी की तरफ से ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है। तो फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है, ये आरएलडी की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के निर्देशानुसार ये किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता जया सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस खबर से जुड़ी। लगातार ये राजश्री देखिए, लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि गठबंधन के सपा से समाजवादी पार्टी से इस आरएलडी ने गठबंधन किया था। 273 सीटों पे जहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, प्रचंड जीत मिली, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी महज 111 सीटों पे सिमट के रह गई। लगातार आपने देखा कि पश्चिमी क्षेत्र में लगातार एमवाई फैक्टर को, जाट मुस्लिम फैक्टर को लगातार साधने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम कवायदे कहीं ना कहीं असफल रही है। और उसी को ही देखते हुए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने इन तमाम संगठनों को, जो फ्रंटल संगठन थे, चाहे जिला हो या प्रादेशिक स्तर पे हो या क्षेत्रीय हो, इन तमाम संगठनों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। ट्विटर के माध्यम से भी सबको बताया गया है। अब नवनिर्वाचित जो 8 विधायक जीते हैं, क्योंकि इन्होंने 33 सीटों पे अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को उतारकर 33 सीटों में से जो 8 विधायक जीते हैं उनके लोगों का बैठक बुलाया गया, महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें क्या निर्णय निकल के आता भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार आरएलडी, आपने देखा कि कैसे किसान आंदोलन के जरिए लगातार आरएलडी का सक्रियता बढ़ा
हुआ था पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जिस हिसाब से उसे कोशिश की थी हम इतने सीटें, क्योंकि 33 सीटें समाजवादी पार्टी ने भी जो उसको दिए थे, तो कहीं ना कहीं उसको भी भरोसा था कि हम कहीं ना कहीं 33 में से 30 सीटें या 32 सीटें हम जीत के आएंगे। लेकिन उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम कवायदों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। तो अब ये इस तरह के अब जो है कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बैठक होने वाली है इसमें क्या निकल कर आता है। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से 33 सीट दी गई थी उसमें से 8 सीट यहाँ पर रालोद को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ 2017 के मुकाबले अगर हम बात करें जया, तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2017 में मात्र 1 सीट पर रालोद से मट गई थी। तो अब ये जो भंग की गई है, जो फ्रंटल है जिन्हें भंग किया गया है, तो क्या ये फेरबदल के संकेत भी हो सकते हैं? देखिए राजश्री, लगातार जो भी फ्रंटल संगठन भंग किए गए, ये इसमें सिर्फ चेहरों को नहीं बदला गया, इसको भंग किया गया। तो अब देखना होगा कि नए रूपरेखा में क्या चीज देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि आपने 2017 का चर्चा किया, तो 2017 में भी मोदी लहर था, 2017 में भी कांग्रेस था, समाजवादी पार्टी थी, तीनों एक साथ जमीन पर उतरी थी। लेकिन 2017 में ये आपको नहीं देखने को मिला था कि किसान आंदोलन है, जाटों का सक्रियता आपको उतना देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार आपको 2017 के भी अगर आप और कहीं ना कहीं 21 मार्च का इंतजार भी करना होगा। मीटिंग बुलाई गई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो खैर जया देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। वाराणसी में गौना की बारात लेकर रंगभरी की पूर्व संध्या पर महंत आवास पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ की बारात का अनूठा स्वागत हुआ। इस बार तो बारातियों का स्वागत ठंडाई पिलाकर किया जाता है, मगर इस बार दूल्हा बने बाबा विश्वनाथ पर ठंडाई और गुलाब जल की फुहार उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद फल, मेवा और बाबा के लिए खास तौर पर मिष्ठाम्बू तैयार की गई। रंग भरी ठंडाई से बाबा विश्वनाथ का पारंपरिक स्वागत किया गया। वहीं फल, मिष्ठान, मेवा समेत बाबा के स्वागत में गूंजे मंगल गीत। आगरा में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर निगम कूड़े का पलीता लगा रहे हैं। नगर निगम कर्मी लगातार कूड़े के ढेरों में आग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कूड़ा घर के बगल में बड़ा है और CNG पंप है, जिसके चलते भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में रुकावट डालने पर युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर दादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में मतगणना से एक दिन पहले सपाइयों ने हंगामा किया था, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपा पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बांदा में होली से पहले मिलने वाली अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। वहीं छापेमारी के दौरान कई दुकानों में बारकोड में कमी मिली। वहीं मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई होगी। बरेली के मोदी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपस्वी विजय देवनाथ महाराज पर सपा के दबंगों ने हमला कर दिया। भारी संख्या में सपा समर्थकों ने बीजेपी समर्थक एक साधु को घेरकर लाठी डंडों से पीटा है। गोंडा में व्यापारी के अपहरण मामले में वांछित चल रहे अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों इनामी बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, कार, मोबाइल बरामद किए हैं। अपराधी राजकुमार यादव की कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। STF और पुलिस की संयुक्त टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने के चक्कर में मेरठ के 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवक बारात में शिरकत करने के लिए गाजियाबाद गए थे और घर वापस जा रहे थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को रेलवे ट्रैक से उठाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में घर के बाहर बच्चों के साथ खड़ी महिला के गले से बदमाशों ने सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। वहीं चोरी की जो पूरी वारदात है CCTV कैमरे में कैद हो गई। प्रयागराज में पुलिस ने ATM मशीन तोड़कर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ATM लूटकांड गिरोह के सरगना समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के कब्जे से 1,10,500 रुपए नकदी भी बरामद किया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक टावर से बैटरी और मोबाइल छीनकर यहां से भाग रहे बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें एक बदमाश मौके से भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। सहारनपुर के कोतवाली बिहार क्षेत्र में महिला का शव घर में फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक स्थित शिव मूर्ति पर पूजा अर्चना करके खाटू नरेश की शोभा यात्रा को गणपति धाम मंदिर के अध्यक्ष भीमसेन कंसल द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं खाटू नरेश के स्वागत के लिए गणपति धाम मंदिर में जोर शोर से तैयारियां चल रही है।
खाटू नरेश की शोभा यात्रा में हजारों लोग हाथों में खाटू नरेश का ध्वज और निशान लेकर शोभा यात्रा में नाचते गाते होली खेलते हुए गणपति धाम मंदिर पहुंचेंगे, जहां शोभा यात्रा का समापन होगा और कल भंडारे के पश्चात कई दिनों से चली आ रही खाटू नरेश के कार्यक्रम का समापन होगा। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से कक्षा 3 के छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। काफी देर तक जाम लगा रहने के बाद सूचना पर पहुंची एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए कुछ खबरें विस्तार से भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। अब ऐसे में बीजेपी आला कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी 2.0 की टीम यानी कि मंत्रिमंडल को तैयार करने की है। ऐसे में आखिर कौन कौन से जो चेहरे हैं जो मंत्री बनने की रेस में हैं, किसका कद बढ़ेगा और किसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या है बीजेपी की तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हर किसी को अब इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद जो चेहरे सामने आते जाएंगे वो कौन होंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई। पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए को 273 सीटें मिली। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। अब सबको इंतजार ये भी है कि मंत्री पद किन्हें मिलेगा, क्योंकि 1985 के बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बावजूद उसके कई मंत्री चुनाव हार गए। हारने वाले मंत्रियों में निवर्तमान मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जिन्हें सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से 7,000 वोटों से करारी हार मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। 11 मंत्रियों को चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सामने मंत्रिमंडल की नई टीम बनाने की चुनौती है। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में नए कई और बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का साथ छोड़ने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने की वजह से इस बार बड़े ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि इस बार ओबीसी चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसी तरह उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इस बार दलित चेहरे के रूप में आगरा से उम्मीदवार थी। उनका राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर यूपी में चुनाव लड़ना ही सब कुछ साफ करता है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण और ईडी में अधिकारी रह चुके राजेश्वर राव को उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी तरह नोएडा से करीब 1,80,000 वोटों से जीतकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड 2,14,000 वोटों से जीत दर्ज कराने वाले सुनील शर्मा और देवरिया से ब्राह्मण चेहरे के रूप में जीत कर आए शलभ मणि त्रिपाठी भी मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं। शलभ मणि इसके पहले योगी सरकार में मीडिया सलाहकार थी। वहीं अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। इस बार ओम प्रकाश राजभर की जगह संजय निषाद या उनके बेटे को अहम मंत्रालय मिल सकता है। योगी सरकार 2.0 की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा कि भाजपा नेतृत्व ने योग्यता, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर संभावित मंत्रियों की एक बेसिक लिस्ट तैयार की है, जिस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मंत्री या फिर राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव साधने का भी है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को 273 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल चुका है। वहीं सपा को 125 सीट मिली, लेकिन इस चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। आखिर कैसे 2012 में सरकार के बाद 2017 में 19 सीटें और अब 2022 में मात्र एक ही सीट पर मायावती का जो हाथी है वो रुक गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महीनों से जारी कशमकश और सियासी घमासान का परिणाम आ चुका है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बुरा हाल सीएम बनने का दावा करने वाली मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी का हुआ है। यहां तक कि मायावती की पार्टी अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सामने भी नहीं टिक पाई। इस बार मायावती की किसी ने लाज बचाई है, वो है बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह। रसड़ा विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। आंकड़ों की बात करें तो कमी आने से उसकी सीटें 19 रह गई। जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ले। वहीं मायावती ने बसपा की करारी हार का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। मायावती ने मीडिया पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर बसपा के अम्बेडकरवादी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है, साफ है। 2007 में सीएम, फिर 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और अब 2022 में मात्र एक सीट जीतने पर बसपा को अपने घटते वर्चस्व को लेकर आत्ममंथन और यूपी की राजनीति में अपने अस्तित्व को खोजने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट।